असल में क्या है कि अब किसी बड़े सितारे को क्या सम्मान आप देती हैं, वो तो ऑलरेडी अपनी जगह चमकता है जी। तो हुआ ये कि देखिए मैंने इनामें तो कब से बट रही हैं, बढ़ती रहेंगी, कब से बट रही हैं। जी जी। मैंने कभी अपनी किताब को समझे था इनाम की लोग नेवर भाई। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं ज्योति प्रकाश खरे आज आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेलखंड में इतिहासकार के रूप में स्थापित है। उनको किसी परिचय देने की जरूरत नहीं है उनका। चलिए मिलते हैं सीधे श्री ओम शंकर असर जी से। नमस्कार सर जी। आयुष्मान, आपको स्वागत है आपका। असर साहब, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, इतिहास से जुड़ा हुआ, शायरी से जुड़ा हुआ, बहुत बड़ा है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से इसकी शुरुआत की। ऐसा होता है असल में, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट करता हूँ आपको। हमारी जन्म तिथि 7 फरवरी सन 30 लिखी गई। तो न्यूमरोलॉजी से मेरा बड़ा अध्ययन होने का बड़ा शौक हुआ बाद में। तो ये 7 नंबर ने मुझको आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब के बीच में ऑटोमेटिकली डाल दिया था। मैं करूं कुछ भी, नौकरी कुछ भी करूं, पढ़ूं कुछ भी, लेकिन ये इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना और इनको कार्य रूप में अमल में डाल देना, ये हमारी आदत बचपन से ही बन चुकी थी असल में। और आपको ताज्जुब होगा कि सन 42 तक 8वें दर्जे में शायद मैं पढ़ रहा था, तो मैंने तमाम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डाली थी उस वक्त तक। यानी चंद्रकांता संतति का कई वॉल्यूम इतने मशहूर थे कि लोगों ने हिंदी उससे पढ़ना सीखी, मुसलमानों ने, उर्दू वालों ने। तो वो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, और इसके बाद से और शरतचंद्र का पूरा उपन्यास, कहानियाँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे ज़्यादा नज़दीक नहीं थे जी। शरतचंद्र मेरे ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि उसमें एक उदात्त आवाज़ी जो मौजूद होना चाहिए राइटर में, पिक्चर में, पोइट में, म्यूजिक वाले में, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ गई थी, हम चाहें या न चाहें। तो वहाँ से पढ़ने के द्वारा और कुछ दिन के बाद 8वें बार के बाद जहाँ तक मैं 9th क्लास में आया, तो हमारा एक क्लास फेलो और था बिल्कुल बगल में, महेंद्रपाल जैन जी, बिल्कुल बगल के मकान में वो रहता था जी जी। वो बाद में बहुत अच्छा ऑफिसर बना जी। तो उसने एक दिन 9th क्लास में हम लोग बगल बगल बैठते थे, उसने वो कविता लिख के लाया था। तो कविता लिख के जब वो लाया तो हमको अच्छी लगी, तो हमने भी बनाई। लेकिन कविता हमने कैसे बनाई कि मेरे घर में सरस्वती के बहुत पुराने अंकों का अंबार लगा था। तो हमने वो हम देखते रहते थे सरस्वती के अंबार। 8वें दर्जे 9वें दर्जे का पढ़ने वाला सरस्वती जैसी साहित्यिक पत्रिका को का अध्ययन शायद आपको कहीं सुनने में नहीं आया होगा। तो हमने उसमें से एक लाइन करके और एक कविता हमने उसी में से जोड़ तोड़ के बना ली। तो वो मेरी पहली कविता थी। दूसरी बात यह है कि ये जब काम शुरू हो गया तो अब मैं अपनी मदर और ननिहाल की तरफ इशारा जरूर करूँगा। मेरी मदर ज़्यादा स्कूल नहीं गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो कविता बाकायदा कर लेती थी, समझ थी उन्हें कविता की, कर लेती थी, लिख लेती थी हिंदी में। तो उन्होंने जो यहाँ संत धाम है रानी की मूर्ति के सामने, वहाँ स्वामी निर्भयानंद जी, पूर्णानंद जी रहते थे जी। तो उनके निधन के बाद उन्होंने उनकी लाइफ पर पूरी कॉपी भर कविता में उनका हाल लिखा था।
अच्छा अच्छा। तो ये समझिए कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं किसी पेड़ के, कि अगर दशहरी का आम का पेड़ है तो फल भी दशहरी होगा उसमें, उतना ही स्वादिष्ट भी तो होगा। ये बात वहां से मुझको मिली। दूसरी बात, मेरे मौसी के लड़के, सगी मौसी के बड़े लड़के श्री कृष्ण खड़े हुआ करते थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस जमाने में BA ऑनर्स करके आए थे। वो बहुत अच्छे अपने जमाने के कवि थे वो, और रसराज के नाम से वो कविता करते थे। वो छपती थी उनकी ऑल इंडिया पेपर्स में। इसके साथ हमारे दूसरे सगे मामा बाबू स्वामी दयाल जी खरे, जिन्होंने फोरस मैगजीन चलाई थी अपनी, तो उनकी बड़ी लड़की सत्ता दीदी वो भी कविता करती थी। अच्छा, सारा एनवायरनमेंट कविता का ही था। कहाँ कविता से काम शुरू हुआ हमारा, तो वो कविता करती थी। तो जब उनको मालूम पड़ा कि हम लिखने लगे तो केशव दादा ने हमको गाइड किया थोड़ा बहुत, जब कभी झांसी आते थे। और मेरी गुरु सत्ता दीदी बन गई। तो मैं लिख के लाता था वो, और मैं उस वक्त मैट्रिक पास करके GIC में पहुंच गया था। सन 47 की बात आ गई है। झांसी GIC? हाँ, झांसी GIC। तो वो कविता हमारी सुधारा करती थी बाकायदा। तो यहाँ से होते करते मैंने इंटर पास कर लिया। इंटर पास कर लिया, और इस बीच में हमको शौक पड़ा कहानी लिखने का। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहानी लिखने के बारे में क्या करें, तो मेरे पिताजी बाबू जगरूपन लाल जी के क्लास फेलो भिंद्रावन लाल जी थे। भिंद्रावन वर्मा जी? हाँ जी जी। तो वो थे, तो मैंने सोचा कि कुछ कहानियां मैंने लिखी जी। और उसके बाद मैंने एक, उसने कहा था कहानी जो गुलेरी जी की है, सेकंड वर्ल्ड वॉर पे है, बिल्कुल उसके बरक्स जी हमने एक दूसरी कहानी तैयार की था जी। और वो मैं लिख के एक दिन तैयारी करके पूरी, हमने सोचा कि गुरु होना चाहिए। इधर जो चिमने बाहर बगीचा था बड़े गांव गेट के बाहर, तो वहाँ में दंड बैठक कसरत करने का बड़ा शौकीन था। अच्छा। 300 दंड बैठक लगाना वगैरह। तो वहाँ की वजह से अपने को मैंने हाथ पैर तो मजबूत किए ही थे, और ये हनुमान जी को सलाम करते हुए लौटता था। तो वहां से मैंने ये सोचा कि जब अखाड़े में शंभू पहलवान थे वहाँ, तो वो चेला बनाते थे, तो गुरु बिना बनाए अखाड़ा नहीं लड़ सकते आप। तो पहले तो अखाड़ा गुरवाते थे वो पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हमने कहा गुरु दक्षिणा में। हाँ। वो चिमले लटोरे की बगिया कहलाती है बड़ी भारी। तो हमने कहा कि गुरु चाहिए हमको, कोई बताने वाला। तो भिंद्रावन जी का सन 46 में पहली बार झांसी की रानी के ऊपर नॉवेल आ गई। जी जी। वो मैंने पढ़ ली थी। तो हमने कहा कि इन्हीं पर चलते हैं। तो साहब मैंने मणि खत्री दुकान था हमारे घर के ऊपर से बड़े गांव की रोड पर, तो वो कलाकंद वगैरह अच्छा बनाता था। अच्छा। तो वो उसके यहाँ से हमने पाव भर कलाकंद लिए और कलावे की एक पिंडिया ली हमने। अच्छा। और कुछ फूल लिए, और मैं सीधा स्वाधीन प्रेस पहुंचा था। करीब दिन को 11-12 बजे होंगी। बाबू मौजूद थे, ऊपर कमरे में बैठे हुए थे। वो लाल वर्मा जी? हाँ भाई, बाबू कहते थे। अच्छा, बाबू कहते थे। तो हम वहाँ गए, हमने उनके पैर छुए और बैठ गए। बोले कैसे आए हो? तो हमने बताया कि हम बाबू जगरूपन लाल के लड़के हैं, मुंशी से प्रसाद के नाती है, और आपके पास आए हैं। बोले अच्छा। अरे जगरूपन के लड़के हो तो बहुत अच्छी, तो पीठ हो क्यों ने हमारी। तो बोले क्या करते हो? हमने कहा अभी तो चिंदी लटोरे की बगिया में कसरत करने जाते हैं और दंड बैठक लगा। बोले कितनी बैठक दंड लगा? हमने करीब 200 बैठ के और 100 के लगभग एक दफे में दंड लगा लेता हूँ मैं। अच्छा। तो बड़े खुश हुए। तो बैठने के बाद हमने बोले ये क्या लिए हो? हमने कहा ये हम लाए हैं, आपको कैसे बताएं। तो हमने उनसे कहा
कि मैं आपका शागिर्द बनने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। बोले शागिर्द बनने को है, हम तो किसी को शागिर्द बनाते नहीं। एकदम मेरे मुंह से निकला। तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो हमें शागिर्द बनाना पड़ेगा। बोले हाँ। हमने कहा हम जिद करके आए, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो मैंने वो दोना, कलावा और फूल उनके मेज पर ऐसे सामने थोड़े रखते हैं। सोच के बोले थोड़ी देर बाद, बोले अच्छा एक और काम ले गया था, वो जो कहानी मैंने लिखी थी उसकी ओरिजिनल कॉपी ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले कुछ लिखते हो तुम? हमने कहा बाबू कहानी इसने हमने शुरू किया है, तो एक कहानी मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, नमूने के रूप में। हाँ। तो बोले अच्छा। तो हमने कहा कि पहले आप हमें शागिर्द बनाइए और फिर हम आपको ये कहानी सौंप देते। उन्होंने साहब उसमें से कला का निकाली मछली और हमारे मुंह में डाली और कलावा बांधा। ये कलावा भैया ऐसे बांध दिया। बोले भाई अब तो खुश हो, चेला बन गए तुम हमारे। तो मैंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि हमने एक बात उनसे कही, हमने कहा देखिए ऐसा है कि एकलव्य जब गया था तो उसने अपना अंगूठा तो दिया दक्षिणा में, लेकिन हम आपको एक बिल्कुल नई दक्षिणा देने का संकल्प लेके आए हैं। और वो ये है कि आपने तो बुंदेलखंड के इतिहास पर, पुरातत्व पर, कल्चर के ऊपर बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखने का संकल्प मेरे दिल में है साहब। तो बोले अच्छा। तो वो बात वहीं हो गई और उनने हमारी कहानी ली और उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते थे वो। इस तरह उन्होंने कई कहानियां हमारी लाइन बाय लाइन पढ़ी हैं, करेक्शन किए हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और अपने दस्तखत और डेट। तो यहाँ से मेरा काम शुरू हुआ और इंटर पास हो चुका था मैं, ये सब की बात है ये। और मैं आगरा कॉलेज पहुँच गया। अच्छा। तो हमारे पास ये हो गया कि हम वृंदावन लाल जी पास हैं और वो आगरा कॉलेज में फिर बड़े बड़े हिंदी के प्रोफेसर थे जी। उनसे हमारा संपर्क हुआ और मैं लिटरेचर में पूरी तरीके से घुस गया। और जब मैंने बीए पास किया तो हिंदी में हमारे 76% नंबर आए थे हिंदी में, क्योंकि जल्दी कोई लिटरेचर में देता नहीं। उसके बाद से कार्रवाई शुरू हो गई और कविता मेरा काम हो गया था। शुरू में कविता बैकग्राउंड में पढ़ गई, लेकिन भूले नहीं हम। ना हमने उसका रियाज छोड़ा। कहानियां, लेकिन कहानियां बाद में बंद हो गई हैं। कहानियां लिखना मैंने बंद किया और कविता फिर चला। और सन 50 में मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो जिला बचत अधिकारी बांदा हमीरपुर जिले पर 2 जिलों का हो गया था। तो वहाँ हमारे तमाम रिश्तेदार थे बहुत अच्छे। हिंदी के किताबों का गट्ठर रख करके कंधे पर बेचने जाते थे। मुंशी मथुरा प्रसाद जी हमारे मौसा थे वो हिंदी के दीवान। पुरुषोत्तम दास जी टंडन के छोटे भाई माने जाते थे वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। बांदा की कोर्स में हिंदी का काम उन्हीं ने शुरू किया था, मथुरा प्रसाद जी ने। तो उनके पास बस हम पहुंचे, उन्हीं के पास हमने मकान ले लिया और उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, कम से कम 2-3 हजार किताबें थी। तो वो मैंने उस सन 50 से 56 के बीच में सब घोट डाली, पढ़ डाली भाई। नेपाल के इतिहास उस वक्त डॉक्टर उसका नेपाल का इतिहास भी हमको मैगजीन में मिला था पढ़ने को। तो वो मैंने पढ़ा और नेपाल मेरे दिमाग में आ गया था। तो जब नेपाल मेरे दिमाग में आ गया था, वही सन 51 का दौरा था कि नेपाल आज़ाद होता है
महाराजा त्रिभुवन भाग के दिल्ली आते हैं, खड़ग मातृका प्रसाद कोइराला चीफ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वो इनविटेशन भेजते हैं खड़ग मान सिंह को, जो कि बहराइच वगैरह के आसपास घूम रहे थे यूपी में। वो जाते हैं, वो बात मैंने पकड़ के फिर उनसे मेरा संपर्क हो गया था और वो मित्रता हमारी बाद में वो तुरंत कई डिपार्टमेंट का फॉरेन डिपार्टमेंट और कई से मिनिस्टर बने थे वो। तो जब हमारी चिट्ठियाँ जाने आने लगी तो वो फिर हमारे बहुत गहरे मित्रों में हो गए थे। तो ये लिटरेचर का बांधा का लिटरेचर में फिर बाबू केदारनाथ प्रोग्रेसिव पोइट्री के लीडिंग पोइट थे जी। रूस में मायकोवस्की वगैरह बहुत मशहूर थे जी। तुर्गेनेव बहुत मशहूर थे, टॉल्स्टॉय बहुत मशहूर थे। तो इसी तरह से बाबू केदारनाथ अपने ढंग की कविता करते थे और सन 42 में जो हमारे मोहल्ले में दो बहुत बड़े कम्युनिस्ट रहते थे, उनका पीपुल्स एज अखबार में अंग्रेजी में पढ़ता था। इसलिए पढ़ता था कि उसमें अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है जी। तो उसने मुझको मार्क्सवादी बना दिया था और उसी दौरान में 45। क्या नाम था उनका? वो ब्यासी थे, वो दुर्गा प्रसाद, एक छोटे भाई का नाम दुर्गा प्रसाद था और एक और हमारे थे मोहल्ले में रहते थे। हाँ भाई, सामने मकान के रहते थे। ये मेन, और इधर को हमारे सीताराम राव कांग्रेस का बड़ा नेता रहता था हमारे मकान के बाद में। सामने ये व्यास परिवार थे। तो कांग्रेस के यहाँ तो हम नहीं, लेकिन दोनों व्यासों से, जिसमें दुर्गा प्रसाद व्यास जो थे वो तो जेल चले गए थे, लेकिन दुर्गा प्रसाद व्यास जो थे वो हमारे मिलने जुलने में बहुत। तो उन्होंने हमको अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी से मेरा दोस्ताना हो गया और उसी दौरान में मैंने जितनी किताबें रूस की अंग्रेजी में मिलती थी। देखिए रूस ने क्या किया था कि अपने यहाँ का राजनीतिक, लिटरेचर और साहित्यिक ये सब किताबें कोड़ियों मोल छाप के इंडिया में भेजी थी। तो मेरे पास मायकोवस्की से लगा के, टॉल्स्टॉय से लगा के, तुर्गेनेव से लगा करके और तमाम सब किताबें थी, सब नॉवेल्स मैंने पढ़ डाली थी। तो इतनी तैयारी के साथ कोई स्टूडेंट नहीं करता था। और झांसी का जो स्टूडेंट फेडरेशन कम्युनिस्टों का था, उसका मैं सेक्रेटरी भी था जी। तो ये तमाम बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड, लिटरेचर का बहुत अच्छे बड़े लोगों के संपर्क रखना, केदारनाथ का बांधा से हमारा आज भी केदार बाबू का नाम है अपनी जगह जी जी। और वृंदावन लाल जी का नाम है ही अपनी जगह। तो ये और आगरा में जब मैं पहुंच गया था तो हरिशंकर शर्मा कविरत्न के परिवार से मेरी महान कवि से दोस्ती हो गई थी। और अखबारों का जोड़ना, वहीं आगरा कॉलेज में 47 से 49 के बीच में हमारा क्लास फेलो था, वो हरिशंकर परसाई के लड़के का साला था। अच्छा, क्लास फेलो। उसने बताया कि हरिशंकर जी के लड़के ने अखबार निकाला है, नई दुनिया निकाला था, क्या निराला निकाला था। अच्छा, पूरा बड़ा अखबार। तो हमको शौक हुआ। हमने कहा कि हमें लेवा चलोगे वहाँ? तो लेवा ले गया हमको। तो हमने उनसे बात की थी, बोले तुम अंग्रेजी तो अच्छी जानती हो यार, तो तुम क्या करोगे? तो हमने कहा जो आप बताएं। तो उन्होंने कुछ अखबारों पर, न्यूज पर टिक लगा दिए, बोले इनको हिंदी बना दो, ट्रांसलेट। हाँ, तो मैंने हिंदी बना दी, लेकिन मैं दूसरे दिन से कहा कि भाई साहब ऐसा है कि अब आप बनाए ना करो, मैं पढ़ के खुद ट्रांसलेट इसको कर दूँ। तो 2 साल में ये करता रहा जी जी। और कुछ बातें ऐसी है कि जो मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, बात होगी तो मैं बता दूंगा कि जब मैं पढ़ के आया जी 49 में, पिताजी ने हमको बताया कि राम सेवक श्रीवास्तव बहुत अच्छा पत्रकार है और अंग्रेजी जानता है। कहाँ के? राम सेवक, झांसी में। अच्छा। राम सेवक श्रीवास्तव नाम था जी जी जी। बाद में उनकी बहन की शादी हमारे बुआ के लड़के से रूप किशोर से हुई जी। तो हम मिलने गए थे उसके ऊपर। तो भाई वो उस वक्त टैगोर की
क्रिसेंट मून नामक कविता का अनुवाद कर रहा था वो आदमी। जी जी तो हम समझते थे अपने को बड़ा अंग्रेजी था, वो तो खाली इंटर पास थे वो। और वो विश्वामित्र से रिजाइन करके आई थी, जन्म थे बिल्कुल 5-6 उप संपादक। बाद में वो नवभारत टाइम्स में मुंबई चली गई थी, तो हम जा रहे थे वो, तो हमसे बोले कि तुम, तो हमने बताया कि हमने निराला में 2 साल न्यूज़ें लिखी। बोले तो ऐसा करो कि तुम इस अखबार तक चले जाना फला जगह। हम चले गए थे। जब हम गए तो एक बहुत ठस टाइप का ओल्ड आदमी वहाँ विराजमान था, और हमारा कॉलेज से आए थे, एनसीसी वगैरह के ट्रेन थे, हमारे काम कुछ और थे। विंध्य प्रदेश से डीवाईएसपी बनने का निमंत्रण हमारे पास लेटर आ गए चुके थे, तो हमारे भाव जरा कम नहीं थे वो लोग, बड़े भी थे बिल्कुल। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो वो बेंच में बैठे हुए थे, छोटा सा कमरा था। तो हमने कहा कि आप ऐसा ऐसा श्रीवास्तव साहब ने मुझको बताया है कि आप यहाँ थोड़ा सब टीचर्स में या किसी भी जगह होगी तो मैं वर्क करना चाहूँगा। बोले तुमने कहाँ काम किया है? जो तो हमने बताया कि हमने फला फला अखबार में अंग्रेजी से क्या करते थे, अपने का न्यूज़। वो हमसे बोला यहाँ लौंडे लफाड़ियों की भर्ती की जगह का स्कूल तोड़ो, समझा, और जाओ वहाँ तैयारी पहले करना, फिर रहना हमारे पास। हम चले आए। वो बात मुझको गल गई थी, बात वही खत्म। हाँ, वो बात वही खत्म हो गई। जमाना बीत जाता है, मैं रिटायर हो के आता हूँ, अंग्रेजी के अखबार का एडिटर बनता हूँ, 12 पेज का बैंक समाचार का आज भी कॉपियाँ रखी हैं, पूरा अखबार अंग्रेजी का लिखता हूँ। कौन पत्रकार है जिसको इतनी हिंदी अंग्रेजी आती होगी कि पूरा अखबार लिख दे वो? सही, बड़े बड़े लेख में लिखता था उसमें। तो सर साहब, जैसे आपने जॉब किया, तो जॉब में मुश्किल तो नहीं आई आपको वहाँ काम? नथिंग, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं सरकारी पता नहीं, मैं जन्मजात बहुत तैयार लैंग्वेज में हो चुका था, ये बात नहीं थी, मैं बहुत तैयार हो चुका था। और जहाँ तक हिंदी प्रोज का ताल्लुक है, तो वो तो मैंने बहुत ऐसा तैयार किया कि वो अंदाजे बयां आप लोगों के पास मुश्किल पड़ेगा। देखिए, हम आपको बताएं जो हम लिखेंगे जी, तो वो तैयार करने के बाद ये सब काम चलता रहा। वो बैकग्राउंड में सब चले गए, सब लोग निकल गए, और हमको दूसरी सर्विस करनी पड़ी। और हम सर्विस में आईएएस कैडर के साथ साथ दूसरे कामों में लग गए, लेकिन लिटरेचर का हमने कभी साथ नहीं छोड़ा। बाना मैम थे, कोई अखबार नहीं था, कोई मैगजीन नहीं थी कि जहाँ हम चीज़ें छपा सकते। वॉल्यूम्स में लिखना जी, और अध्ययन करना, मार्क्सवादी लिटरेचर का, समाजवाद का क्या उद्देश्य है, तुम्हारा सोशलिज्म क्या कहता है, कम्युनिज्म क्या कहता है, मार्क्सवादी कम्युनिज्म क्या कहता है, माओवादी कम्युनिज्म क्या, इन तमाम चीज़ों को खोपड़ी में भरते भरते और उसी तरह से लिखते। लेकिन अभी आगे चल के जो चेंज आएगा जी, वो हम आपको बताने वाले हैं जी। तो बांदा में हमने प्रोग्रेसिव राइटिंग के ऊपर अध्ययन किया और कविताएं लिखी जी। और केदार बाबू जैसा आदमी कि मैं समझता हूँ कि मैं ही सिर्फ उनका अकेला दोस्त था जी। बच्चन वगैरह बड़े बड़े मशहूर कवि थे, लेकिन वो बात उनके पास नहीं थी जो केदार बाबू की हुआ करती थी, समझे ना जी। तो वो कितने बड़े, रामविलास शर्मा आगरा से बांदा आते थे मिलने, हम मिले उससे। महादेव साहा कलकत्ता स्वाधीनता का संपादक, वो बांदा आता था, वो हम उससे बहुत अच्छी तरह मिले। तो कैसे बढ़िया बढ़िया लोगों से, वजनदार लोगों से मिल करके हमने अपने को तैयार करते हम चले गए। इसलिए कि हर काम में लिंक है, बिल्डिंग बनती है, नक्शा बनता है, फिर इमारत खड़ी होती है, और तब पूरा फाइनल प्लास्टरिंग के बाद वो इमारत आती है। तो ये प्रोसेस था। और ये क्योंकि छोटा काम हमको करना नहीं था जी, बड़ा काम करना था, तो उसमें 30-40 साल लग गए जी, बकायदा।
तनख्वाह भी बहुत छोटी थी। ऐसे ही हमको बाई दी वे दुर्भाग्य ने जब साथ नहीं दिया, वो नारायण दास खरे मारा गया टीकमगढ़ में जी। कामता प्रसाद सक्सेना की मंत्रिमंडल भगा दिया गया। हम सड़क पर आ गए, हमारे बड़े भाई वो भी से नौकरी छोड़ के आ गए। बाद में वो हरि किशन खरे नागपुर के सबसे बड़े कॉमर्स कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, प्रिंसिपल बने। फिर तो ये चेंज हो गया, हमारी लाइफ पूरी निकल गई। और कितनी बड़ी गलती हमने लाइफ में की थी। आगरा कॉलेज में हम पढ़ते थे, मेवाड़ आर्मी, राजस्थान की आर्मी का कमांडर इन चीफ का लड़का मेरा बगल का कमरे वाला था। उसने हमसे कहा कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बनने जा रहा हूँ अपनी स्टेट आर्मी में, 125 रुपये तनख्वाह मिलेगी, तुम चलोगे? उसी जमाने में वही वक्त था कि कामता प्रसाद सक्सेना का लेटर मेरे पास आ गया कि तुमको स्टेट आर्मी में नहीं लेंगे, तुमको हम लोगों ने सागर डीवाईएसपी में भेजने का निर्णय लिया हुआ है। और वो लेटर आ गया। तो हमने उससे कहा कि भैया ऐसा है कि तुम राजस्थान की उस मेवाड़ आर्मी में तुम भर्ती हो जाओगे। वो मर्ज होगी इंडियन आर्मी में, पाकिस्तान से बाहर कश्मीर की चल रही है, वो नए लौंडों को आगे स्काउट बना के भेजेंगे, तो गोली खाओगे मरोगे। तो हमने कहा भैया हमारे पास तो ये चिट्ठी आ गई है, तो हम झांसी समसर है, टीकमगढ़ है, दतिया है, बजाओ है, लीमा अपना घूमते खाते रहेंगे, कहाँ वो गोली खाएंगे पाकिस्तान की झगड़े की। मैं नहीं किया था। वहाँ के झांसी में 15 दिन बीते, घर आ गए, मंत्रिमंडल भगा दिया गया। हरि भाई साहब वो बाद में कहीं नौकरी बढ़िया छोड़ के आए थे, वो बाद में किए। हमने फिर पिताजी हमसे नाराज होके बोले कि बैठे रहते हो, जाओ जरा पता करो कहीं टीचर बन जाओ, कुछ हो जाओ। हम इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहुंच गए। मोहल्ले का बाबू, वहाँ बड़ा बाबू था सरावगी, उसने कहा खरे कैसे आए? मैंने कहा भाई साहब ऐसे आए, बोले नौकरी करोगे? हमने कहा कर लेंगे। तो बोले, हमने कहा क्या काम है? बोले वो लेक्चर देने। हमने कहा हाँ ये तो अच्छा है। वहाँ पर एक बोर्ड आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 4-5 ऑफिसर थे उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो बताया कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर नेशनल सेविंग बांदा हमीरपुर की जगह है। एक 300 आदमियों की भीड़ थी उस दिन इंटरव्यू में, सब वार टाइम की चिट्ठी विट्ठी लिए हुए घूम रहे थे। तो हमने कहा तुम करो? तो हमने कहा हमारा फार्म तो भरा नहीं, हम तो मेंबर है नहीं यहाँ बोर्ड के आपके। तो बोली हम अभी तो उसने हमारा एनरोलमेंट कर दिया और पुर्जा में दबा दिया। साहब इंटरव्यू में हम जाते हैं, करीब 3 बजे हमारा इंटरव्यू हुआ, और जब बातचीत शुरू हुई तो काफ़ी देर बातचीत हुई, और अंत में नतीजा उन्होंने वही घोषित कर दिया कि हुए ओएस खरे। तो वो हमारे नाम 80-120 के कैडर में नौकरी पक्की। फिर इतने होशियार हम कभी साबित जिंदगी में नहीं हुए। और हुआ क्या कि वहाँ हम अकेले, ना कोई बाबू हमारे पास, ना कुछ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अंदर में भरता है। तो वहाँ से फिर हमने नए सिरे से फिर ऑफिसर डम के साथ ऑफिसर बन के किस तरह रहना चाहिए, फिर वो मैं सीखता चला गया। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा साहब, देखिए हम आपको बताएं। तो ये बीच में लिटरेचर हमारा कहीं नहीं छूटा, बांदा में नहीं छूटा, कहीं नहीं छूटा, मिर्जापुर में नहीं छूटा। मिर्जापुर आ गया, वहाँ अनवर मिर्जापुरी इंटरनेशनल पोर्ट हो गया था साहब, जिसकी गजलें तमाम लोग, मुसलमान लोग सब अच्छे भले गाते हैं। हुर्मतुल इकराम प्रोग्रेसिव उर्दू पोएट्री का लीजेंड आदमी है, कलकत्ता में न्यूज में करता था, वो हमारा दोस्त था। ये तो प्रताप विद्यालंकार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, वो धर्मयोग में छपते थे कभी। और हम भी बड़ी बड़ी रचनाएं नज़्म लिख करके उर्दू हिंदी में, उर्दू हमारी 8वें दर्जे तक थी, तो मैं बाकायदा जानता ही था उसको। तो वो काम मिर्जापुर में जितने साल रहा मैं, तो ये कोई अखबार नहीं, छपने का कोई ज्यादा काम नहीं, उनमें मैं बाहर भेजता था। लेकिन आप निरंतर लिखते रहे। लेकिन गुरु ने हमको
3 उसूल दी थी मिर्ज़ावाला जी ने। जी पहली बात ये कि विशेषण का इस्तेमाल बहुत कम और समझ के करना, जी विशेषण का इस्तेमाल। हम्म, दूसरी बात ये कि तुम जब अपने घर पर धर्मयुग आया समझ लो कि हमारे लिए लिखो, तब समझना तुम कि कुछ विद्या कुछ हुनर प्राप्त हो गया है। अच्छा, तो जी और तीसरी बात और थी, समझे साहब, कि वो लिटरेचर के संबंध, तो हमने ये तय कर लिया था कि हम भेजेंगे नहीं, जब कोई हमसे कहेगा तो मैं लिख दूंगा उसके लिए। और जब ये मौका आया तब मैंने लिखना अखबार में शुरू कर दिया। जिसने कहा, अगर नहीं कहा, मैं तमाम है, बहुत अखबार निकलती हैं, हजारों गजलें मैंने लिखी, मैंने तो नहीं किसी को दी, भेजी, किसी ने मंगाई, अगर दोस्त हमारा बना तो एक आध दो ने भेज दी तो भेज दी। मैं ये काम मुंशीगिरी में नहीं करता। तो भैया ये लिटरेचर हमारे साथ मिर्जापुर में रहा, फिर मैं झांसी आ गया, वहां से अखबारबाजी शुरू हुई। आपने जागरण में भी खूब रचनाएं, अरे वो कॉलम तो लिखे। बात की बात, जी वो तो बात की बात है। अब वो कहानी है, उसको हम बताते हैं। हाँ, जब हम यहाँ आ गए तो लखीमपुर खीरी से आई थी, तो वहाँ 2-3 पत्रकार छोटे छोटे अखबार निकालती थी, तो उसमें कुछ टिप्पणियां वगैरह हमारी रहा करती थी। और मैं झांसी आ गया। जब झांसी आ गया तो अपना सरकारी काम जिला बचत सरकारी झांसी का करने लगा। मुझे मालूम पड़ा कि इसमें ओम प्रकाश आचार्य वगैरह जो है, जी, जी। एक छुटकन की क्लास करे थे हमारे छोटे भाई की। तो एक दिन हम दफ्तर से आए तो वो तुम्हारे सराफे में ऊपर कमरे में दफ्तर था ही, हम वहाँ बाजू पे चले गए था। तो बातचीत हमने की, वो बहुत इम्प्रेस हुए ओम प्रकाश वगैरह, तो बोले आप हमारे लिए लिखिए। तो हमने कहा अगर आप कहते हैं हमारे लिए लिखिए, तो मैंने अर्थ में फिर संडे, अभी हमारे पास मौजूद है, संडे पेज लिखना शुरू किया। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार था, नाम सुना होगा। जी जरूर। उससे मैं बहुत प्रभावित था। जी जी। जिस रंग में वो लिखता है उसी रंग में मुझसे लिखा लीजिए। तो उसमें बांस की फांस एक कॉलम था, वो मैं लिखता था। तो वो जितने दिन वो अखबार चला, उसमें मैंने झांसी के इतिहास पर जो लखीमपुर खीरी में मैंने नोट्स इकट्ठे किए थे, जनरल ओलिवर ट्यूडर बर्न की, उस पर 3 लेख हमने लिखी। और वो लेख थे महारानी के बाहर जाने की। अच्छा, समझ साहब, जो बात आप बाद में कभी पूछेंगे तो बताएंगे। तो वो अर्थयुग में हम लिखते रहे साहब। अर्थयुग में लिखने के बाद पता नहीं और कौन से अखबार में लिखा या क्या किया। फिर मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया, 9 साल 10 साल रह करके फैजाबाद चला गया। अब वो बड़ी जगह थी। तो देखिए फैजाबाद में जब हम पहुंच गए, तो जैसे यहाँ का जागरण है, ऐसे ही फैजाबाद का बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा, नाम भूल जाते हैं हम बार बार, क्या बताएं। तो उसमें एक प्रोग्रेसिव राइटर ज्वाइंट एडिटर था। तो वो मेरा बाई में वहाँ लोगों को मालूम पड़ा कि कोई वो झांसी से विद्वान आदमी आए हैं, तो वहाँ स्टूडेंट मेरे पास आने जाने लगे साहब। अकेला रहता था, तमाम राइटर, पोएट, पेंटर, ड्रामे वाले सब आने लगे मेरे पास। तो वो उससे बातचीत हुई, तो अरे बोली हमारे लिखी। तो उस अखबार में मैं 83, 84, 85, 86, 87, 88 इतने दिन में बराबर लिखा। राम जन्म के 84 कोस की यात्रा के ऊपर बड़ी लंबी मेरी रचना उसमें छपी था, और बहुत छपा उसमें, व्यंग्य छपे, कभी तो मैं पढ़ा भी देंगे हम उसको हैं। और जिस ढंग की मैं लिखता था वैसी कोई लैंग्वेज लिखता भी नहीं है, तो वो उसमें लिखता रहा। और फिर मैं रिटायर होके जब झांसी आ गया, तो कब हुए रिटायर आप? 88 में। 88 में जब झांसी आ गए, तब ये जो तुम्हारा लोकपथ है ना, जैन साहब का, जिसमें चंपालाल जैन मेरे मकान के पीछे ही रहता था, उसकी खिड़की हमारा आंगन था। तो वो आदमी
जब मैं यहाँ जिला बचतकारी था तो वो भारत सरकार का सूचना अधिकारी था यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। समझिए। बाद में रिटायर हो गया तो उसने अखबारबाजी शुरू की थी। तो एक दिन उसको बड़े बाजार में वो चंपालाल मिल गया। बोले वो खरे साहब, अरे आप खूब मिल गए यार, आइए। तो बोले अखबार में लिखने पढ़ने का तो आपको शौक है। तो उसका अखबार मैंने अकेली दम पर संभाल लिया। तो वो मेरी सिर्फ जिंदगी की, वैसे तो पूरी राइटिंग कैरियर में 25 रुपये मेरी कमाई है कि जब एक कविता मेरी त्रिपतगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पेपर में, शानदार पेपर था वो त्रिपतगा, भैया इतनी किताबें हम रखे हैं त्रिपतगा की, उसमें छपी थी तो 25 रुपये आई थी पारिश्रमिक के रूप में। हाँ 25 रुपये पहला पारिश्रमिक। पहला पारिश्रमिक वही आखिरी है। इसके बाद तो मैं तैयार हो गया। तो मैंने सन 51 में कहा लिया था कि शुद्ध हिंदी के लिए लिखूंगा तो उसका 1 पैसा नहीं लूंगा, अगर न्यूज लिखूंगा तो उसका पेमेंट आप मैं ले लूंगा, बस साहित्य के नाम पे नहीं। तो अब वो यहाँ पर हम जैसे यह चंपालाल मिल गए, हमने कहा हम 2 घंटे के लिए सिर्फ आया करेंगे प्रेस, इससे ज्यादा नहीं। तो उस देर में मैं अखबार तैयार करता था अकेला। फिर बाद में 1-2 टाइप वाले और तमाम स्टाफ था मेरे पास, तो वो करते रहे। बाद में 3-4 साल मैंने वो उसमें रियाज में हमने का शौक में भरे। तो वो पहले से हम 400 रुपये देते रहे महीने, 500 देते रहे, फिर 500-600 देते रहे, फिर 700 देते। प्रमोशन करते रहे आप? हाँ नहीं, वो देते रहे वो। समझे साहब। और मुझे ये नहीं मालूम था, हमने कभी कहा नहीं, क्योंकि हमारे 2 घंटे का शौक था पूरा। इसके बाद यहाँ पर हरिकृष्ण गुप्ता एक पत्रकार हुआ करता था, मर गया वो शायद। उसने दैनिक भास्कर में थे वो। हाँ बता। उसने यशोवर्धन से बातचीत की। उसने कहा कि फला फला है, ये है वो है। भैया वो ऐसा रंगीन अखबार बड़ा उसका निकलता था, हम क्या बताएं आपसे, झांसी वाले क्या क्या काम कर गए। तो वो वैसा कोई अखबार दिखाई नहीं है। तो पूरा बड़ा अखबार वो रंगारंग, जिसमें हमारे के ओम शंकर के नाम से हम अंग्रेजी में लिखते थे, हर एक को हमने के बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लेवा ले गया मुझको। तो हम गए बैठे, तो दैनिक जागरण में तो बातचीत शुरू हुई। वो तो हमने अपना बोले क्या कर रहे हैं, हमने कहा मैं इसको एडिट करता हूँ, तैयार करता हूँ, पूरा दिखाया। अच्छा इतना बड़ा, ज़्यादा नहीं बोला वो। इसके बाद बोला तो आप क्या जागरण को मैं वर्क करना चाहेंगे? हमने कहा हो सकता है। तो हमने कहा कि बोले आप क्या काम करेंगे? तो हमने कहा देखिए कॉलम लिखना अखबार का सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं मानता हूँ। मैं गरोठा झांसी शेरगांव की खबरें नहीं लिखने वाला हूँ, समझिए साहब। तो वो मैं 7 दिन होते तो 7 कॉलम में लिखूंगा। आपके तमाम बातचीत होती रही। इसके बाद बोले वो आपका पारिश्रमिक क्या होगा? तो हमने कहा कि 1 रुपये से कम मत दीजिएगा बस। अच्छा जी। अब वो बढ़िया आदमी कहाँ समझेगा, समझे था। इसके बाद मैं जाने आने लगा तो पहला आर्टिकल मैंने मंजरनामा करके एक दिया था नमूना, वो उसको दे दिया अंजुम को, राजकुमार अंजुम को। वही थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर हुआ था। नहीं वो फीचर्स वही दिखते थे। अरे क्या बता, वो दे दिया। तो वो 2 हमने जाना शुरू कर दिया। 2 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब रिस्पॉन्स नहीं था तो मैंने जो कई अखबार आते थे अंग्रेजी के, उसमें से कोई 1-2 छांट करके और 2 न्यूज में लिखता था, और लिख करके दे के चला आता था अपना। इसके बाद एक दिन वो आए, अंजुम आए, बोले साहब भाई साहब ये अप्रूव कर दिया है। तो वो जनरल करियप्पा के ऊपर एक नोट था हमारा। जी। इसके बाद से मंजरनामा चालू हो गया। तो हम जिस ढंग से लिख के ले जाते थे, कभी टाइप वाइप करके फेयर करने का हमारे पास टाइम नहीं था। तो वो ही अपना सब सही करके, और इतनी गड्डी
मंजरनामों की संभाल के हम रखे हुए। मैंने पढ़े हैं आप जी। वो जुमले, वो टिप्पणियाँ, वो छोटी न्यूज़ें, वो बड़ी न्यूज़ें। इसके बाद जैसे ही हम आए तो मयंक त्रिपाठी जी, हमारे लल्लन का पक्का दोस्त था, हाँ। वो आया हमारे पास। तो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था यार, जी, जी। मर गया बेचारा। और कैसे अखबार कंट्रोल करता था, तो वो मार्गदर्शन निकालता था। जैन साहब का, शिखरचंद जैन का। मार्गदर्शक के जो जैन साहब थे जी, और जो हम थे, सन 42 की लड़ाई वगैरह के ज़माने में, वो कम्युनिस्ट हो थे, हम स्टूडेंट फेडरेशन के थे। और वो तब से वो मेरे को बहुत खूबसूरत जेंटलमैन था। वो हम भी अपने ढंग के थे। तो वो जब बता कि वो उनके यहाँ काम करता, अरे बोले खरे साहब आप खूब आया। तो उसमें हमने लिखना शुरू किया। ऐसा से चमन करके कॉलम डाला। अच्छा। और ऐसा से चमन करके जब कॉलम मैंने डाला, तो जो लखीमपुर खीरी में सन 62 से हमने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखना शुरू किया था, तमाम पन्ने तैयार हो गए थे, उसको साफ कर करके छपाना वहां से शुरू हुआ था। अच्छा, वहां पे कॉलम की तरह शुरू तो वो फिर मार्गदर्शक में 156 हफ्तों का पूरा छपा था पूरे। तो उस बीच फिर दैनिक जागरण में आपने बंद कर दिया? तो जागरण में हम 2 घंटे के लिए जाते थे। अच्छा, वहाँ चलता रहा? अच्छा, 2 घंटे चलता रहा। तो सन उन्होंने कहा था कि 92 700, 93 800, 94 900, 95 1000, यहाँ तक वो 5 दूसरे उसके साल हमने कहा हम अब नहीं आएंगे हम कल। अच्छा, समझिए, हमने कहा अब नहीं आएंगे। हमारा आर्टिकल नहीं छपा 4 साल जी। जब नहीं छपा तो हमने, शर्मा जी थे दारू पीते थे, उनके कौन थे, मानिक चौक में रहता था वो, भूल गए हम। तो वो सब ने कहा शर्मा जी हमारा आर्टिकल मंजरनामा नहीं छपा। बोले वो हाँ भैया जी से पूछिए। तो मैं गुप्ता जी उनको कहता था, भैया जी तो सब कहते थे। तो उनका गुप्ता जी को हमारा आर्टिकल नहीं छपा। बोले वो साहब ऐसा है कि वो पन्ना जो है जिसमें आपका हम छापते थे जगह, वो कानपुर चला गया है। और वहाँ से जब अब उसमें वही आर्टिकल आते हैं, तो उसने कहा अच्छा। तो फिर हमने कहा मंजरनामे का क्या हो? बोले वो देखेंगे, हम उसको करेंगे। तो हाँ, बोले हम बताएंगे, करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए मैं सिर्फ कॉलम लिखने का आदमी हूँ, रेयर कॉलम 2 लोग लिखते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इंडिया में हिंदी में, और खुशवंत सिंह अंग्रेजी में, और एक हमें। और कोई कॉलम पठनी नहीं होता है, समझे साहब। तो वो फिर हमने कहा तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब हम कल से नहीं आएंगे। अच्छा, तो जागरण में छूट गया था। लेकिन फिर ये मार्गदर्शक बराबर बरसों सन 17-18 तक हर हफ्ते हम लिखते रह गए। और उसमें एक पन्ना हमारा तैयार था, एक पन्ने में 10 गजलें आती थी। क्या दफे छपी हैं, हजारों गजलें। कोई राइटर 1 गजल छप गई कहीं या 2 गजल छप गई, थोक में कोई नहीं छपता। इसके बाद तीरथ ने जो मेयर साहब ने जी आर्थिक निकाला था। हाँ। तो फिर पूरा आर्थिक मैंने सबसे धारा के नाम से उसमें कॉलम लिखा। अच्छा। फिर टीकमगढ़ के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज खरे साहब आ गए थे झांसी। कौन? टीकमगढ़ के खरे साहब जी, डिस्ट्रिक्ट जज थे वो जी। और हम लोगों के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने मांगलिक अखबार निकाला था। मांगलिक निकला था, तो उसमें मैंने लिखा था, बंद हो गया बाद में। और ये तुम्हारा सार की बात थी, वो आता रहता था मेरे पास, तो कभी कभी गजल वजह। तो इन 2 अखबारों में मैंने भरपूर लिखा था। और बाहर के कुछ अखबारों में जिन्होंने हमसे कहा तो उनके लिए लिख दिया। तो ये होता रहा। अंततोगत्वा फिर हमारा ब्रेन हेमरेज होता है। अच्छा, स्वस्थ हो गए। हाँ, 158 अंक छप चुकी थी। जी।
इस किताब की, झांसी क्रांति की काशी की। तो फिर ग्वालियर हमको भैया ले गए, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और वहां से सही सलामत लौट आए। अब दहाड़ रहे हैं बैठे बैठे कुछ। तो वो बाद में हमने फिर से कलम उठाई और फिर से अध्ययन शुरू किया। महारानी का डिपार्चर तक हमने लिखा था। उसके बाद से झांसी का युद्ध, फिर तुम्हारा ये भाड़ेर का युद्ध, फिर कोच का युद्ध, फिर कालपी का युद्ध, फिर ग्वालियर की युद्ध। इतनी वारफेयर की चीजें, अंग्रेजी लिखना पढ़ना, गट्टर कागज, ये सब मैंने 176 अंक तक में संभाला जी। और वो किताब पूरी हो गई थी। अच्छा। इसके बाद फिर मैंने संकलन के रूप में बनाया। संकलन बनाया उसका। संकलन वो बन गए। अच्छा। वो तो छप गए थे, लेकिन ये अखबार में रजिस्टर में ये लास्ट के चैप्टर लिखिए रखिए, बंद हो गया ये काम। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई के खानदान के बारे में, मराठों के उधर कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, बाप दादे क्या थे, बाजीराव क्या थे, इन सब का अध्ययन करने का फिर मैंने दूसरी किताब लिखी, मराठा कालीन झांसी जी। और इसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज थे सुल्तानपुर से जो यहाँ बुंदेलखंड आए थे जी, तो वो बक्सर की लड़ाई के हार जाने के बाद से नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से संधि की और उसमें उनको कमिट करना पड़ा कि हम सिवाय अंग्रेजों को कोई नौकर नहीं रखेंगे। अच्छा। तो डच आदमी थे, एक उसमें जनरल था डच, फ्रेंच ऑफिसर थे, वो सब निकाल दिए। जब फ्रेंच ऑफिसर निकाल दिए तो हमारे जो पूर्वज थे वो मुंशीगिरी के नहीं थे, युद्ध के का आदमी थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़ाई। तो वो भी उन्होंने सही सोचा कि देखो कांटे से कांटा निकलता है, और नवाब ने ये दूसरे अंग्रेज फ्रांसीसी निकाल दिए हैं, अब ये अंग्रेज इनको खा के जाएंगे। तो वो ग्वालियर के सिंधिया ने, महाजी सिंधिया ने जब देखा कि कुछ ऑफिसर खाली हो गए तो फ्रेंच ऑफिसर बुला लिए ग्वालियर। तो उन्होंने नवाब की नौकरी हमारे फौजदार ने छोड़ के वो भी ग्वालियर आ गए जी। ग्वालियर में क्या था कि मराठों की, बुंदेलखंड में कहते थे क्या मराठी मची। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर साहब नहीं कोई रहता। तो वो फिर उनको, हमारे लोगों को, क्योंकि हम लोग सीन का दुरुस्त थे, उर्दू वाले आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, रूल्स रेगुलेशन के जानने वाले थे, तो वो पसंद नहीं आया। तो वो ग्वालियर में तो टिके, लेकिन चंदेरी में जो बुंदेलखंड का ओरछा का डिवीजन हुआ था उसके अनुसार चंदेरी के जो महाराजा थे उनको मालूम पड़ा कि कुछ फौजी अफसरान फ्रांस के कहीं कहीं के ग्वालियर में मौजूद है, तो उनमें से उनको बुलाया उधर। तो हमारे पूर्वज चंदेरी आ गए, तो उन्होंने उनको ठहरा करके और चंदेरी में फौज का काम सौंप दिया था। अच्छा अच्छा। तो 2-3 पोस्ट थे फौज की, वो इंचार्ज है, लड़का बाप रहे, फिर बेटा रहा, फिर तो थर्ड में जो इंचार्ज थे आर्मी के, वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, बख्शी बहादुर राव रैया राव, समझे साहब। और वो बाद में जिंदा रहे, युद्ध के बाद अपना जंगलों में चले गए, फिर लौट के आए, फिर बसे, और फिर हमारा परिवार चल निकला। लेकिन वो थी हमारे यहाँ। तो हमारे घर में, मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरी मैरिज 47 में हो गई थी, तो कमीशन में हम नहीं अप्लाई कर सकती थी, और सिपाही बनना मुझको मंजूर नहीं था, तो वो मैं अप्लाई नहीं कर। तो मैं साइड ट्रेडिंग ढूंढ रहा था कि अगर स्टेट आर्मी में भर्ती हो जाऊं तो फिर रैंक अपना बना लूंगा, मेरे को अपना, मैं रास्ता अपना निकालना जानता हूँ। तो वो काम भी नहीं हुआ। वर्दी मेरे ऊपर पुलिस की भी नहीं मिली मुझको। बाद में मुझको मुख्यमंत्री महोदय, जब मैं जिला बचत अधिकारी बांदा हमीरपुर हो गया, तो एक दिन चरखारी दौरे पर मैं गया, तहसीलदार के पास बैठा हुआ था, वहीं वो मौजूद थी।
मुख्यमंत्री कौन? कमता प्रसाद सक्सेना। अच्छा अच्छा। बड़ा आदमी था वो अपने जमाने का यार, बड़ा आदमी था वो। तो हमने देखा था, हम बोले नहीं, उनने भी हमको देखा। इसके बाद वो अपने घर को जाने लगे, शाम हो गई थी, मैं डाक बंगले जा रहा था, तो फिर मैंने उनको एड्रेस दिया, तो बोले आप हमने आपने बताया ना, अरे बोली वो तक तो घल्ले वाले गए थे अपने हमको। तो छोटा सा अकेले महल के पीछे मकान था उनका, एक मेज पड़ी थी, उसको कोई कवर अवर नहीं था, इतना बड़ा विंध्य प्रदेश का नक्शा नीले कागज पे चिपका हुआ था, और वो बातचीत होती रही। तो बोले, हमने कहा कि वो बोलिए कि खरीदा, हम तो आपके लिए बहुत बड़ा इंतजाम कर दिया था। हमने कहा देखिए सक्सेना था, जमाना कहाँ से कहाँ जाता है, हम और आप आज कहाँ मिल रहे हैं। इसी तरीके से एक एपिसोड ये भी मेरी लाइफ का है कि मैं मिर्जापुर में जिला बचत अधिकारी था, खड़गमान सिंह दिल्ली आए थे सरकारी मीटिंग में, विदेश मंत्री, वहां से वो अपना एक बक्सा ऐसा छोटा सा ले करके और दिल्ली से आके मिर्जापुर में स्टेशन से उतर के मेरे घर के सामने दुकान पर बैठा था। मैं शाम को कलेक्ट्रेट से लौटा तो दुकानदार ने कहा, अरे बोले खैर साहब देखिए कभी मिलने आया आपसे। अच्छा अच्छा। खड़गमान सिंह से मेरी वो पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। अब तक की जो दोस्ती थी वो करस्पॉन्डेंस की थी, प्रचार से थी, बस करस्पॉन्डेंस की थी वो। तो मैंने उनको बहुत स्वागत किया और फिर मैं ऊपर ले गया। 3 दिन में मेरे घर रुकी थी। हमारे पास सिर्फ एक पलंग था, तो हम और वो नीचे जमीन दरी और बिछा करके इधर वो लेटते थे, इधर हम लेटते थे, और हम लोग आपस में बातें करते थे। कितना खुश हुए, तो बातचीत एक दिन चली। अच्छा साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। हाँ। कि आपका जो उपनाम है असर, हाँ। ये कहाँ से हुआ, कब से आपको लगा? हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं। किसी ने हमको इसकी छोटी सी कहानी है। तो हम लोग अपना लेटे लेटे बात करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ के तमाम किस्से, और वो शुद्ध कांग्रेसी था, शुद्ध जेल जाने वाला था, शुद्ध गांधीवादी था। और जब तक हम जैसे 4-5-6 दोस्त उसके इंडिया में रहे, नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री दिल्ली की तरफ बिल्कुल दूसरी थी। जब माओवादी का असर हुआ तो आज वो हाल बदल चुकी। तो कैसे कैसे लोगों से हमको मिलते रहे, लिटरेचर अलग चलता रहा, ये काम सरकारी नौकरी अलग चलती रही, कंपार्टमेंट अलग अलग। तो ये रहा। जहाँ तक आपने ये कहा, मैं लखीमपुर खीरी में था। हमारे पास बहुत बड़ी हमारी जन्म पत्री थी, तो उसमें इसमें हमारा डेथ का टाइम लिखा था। अच्छा। हाँ। जब डेथ का टाइम लिखा था, फला फला वक्त शाम के वक्त अंत में, तो वो हम जानना चाहते थे कि डेट क्या है ये। तो हमने कई दोस्त हमारे थे। जन्म पत्री में वैसे ऐसा लिखती तो नहीं है, लेकिन आपके पंडित जी ने लिख दिया। हमारी में था। अच्छा, आपके हमारे में था। हाँ। हमारी में राजमंत्रियों के बड़े बड़े काम लिखी थी। अच्छा। क्या बताऊंगा आपको, समझ साहब, हम नाक पर मक्खी बैठने वाले आदमी नहीं थे यार। हाँ जी। तो किन्होंने इतने बड़े साथ किए। हमें साहब, जब मैं आगरा में पढ़ता था तो राजस्थान के राजपूतों के राजघरानों के लड़के मेरे क्लास में होते, ये था मेरा ग्रुप। जी। फिर क्या हुआ उसमें? तो भैया वो उनने मुझसे साउंड क्या बोली, यार इतना आपको शौक है तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेती है। तो हमने वो न्यूमरोलॉजी की किताब मेरे को दे गई थी, उसको मैंने पढ़ के साइंस ऑफ नंबर्स को अध्ययन किया। फिर मैंने ये 63-64 की बात होगी, 62-63 की, और वो ये मेरा चालू रहा हो। यहाँ तक कि उसकी एक किस्सा ये भी है कि झांसी का जिला बचत अधिकारी था मैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमको रात में स्पेशल ड्यूटी में अपने कमरे में जो बैठाई थी, वो उसका हेड बना के बैठा दिया टेलीफोन पर। सारे डिप्टी कलेक्टर उसी बैठ गए थे। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश वाला, वो पाकिस्तान में था, उसके बारे में सिटी मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोले खरे साहब ये बताइए, आप नंबर तो बहुत बताते, इसका क्या होने वाला है। तो
हमको याद था उसकी तारीख, वो सैटर्न का 8 तारीख का पैदा था वो मुजीबुर रहमान, और उसका नाम भी इसी पे आता था जी। अब देखिए पाकिस्तान में जो मेंबर पार्लियामेंट बनी उसमें बंगाली ज़्यादा थे, पंजाबी कम थे। मुख्य प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान को बनना था, भुट्टो ने उसको बनने नहीं दिया, उसको ले जा करके जेल में बंद कर दिया था। जी, जी। और जेल में उसकी कबर खुदवा दी थी कि जो मरेगा या मारा जाएगा इसको वहीं गाड़ देना। इस रेफरेंस में उस दिन रात को कलेक्टर साहब के कमरे में ये सवाल उठा था, तो मैंने हिसाब किताब कुछ लगाया थोड़ा जी। तो मैंने कहा कि साहब ये उसके पास 20 का टोटल बनता था एक कलेक्शन में। 20 माने ये कि सब लाइन बहुत ऊंचे एम का आदमी होना। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि ये अभी है तो 8 का आदमी और सैटर्न इसके ऊपर हावी है, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता है। इसके बाद इसको बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ओहदा जो इसकी पूरी लैंड में मिलना चाहिए उसका ये एस्पिरेंट है ये। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट बांग्लादेश बनता है और फिर वहीं के सिपाही छाए करके पूरे खानदान को कर देते हैं। आज उसकी लड़की प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमने वहां से अध्ययन किया था। तो फिर मैंने क्या किया, ओम शंकर खरे, तो शंकर की स्पेलिंग में SHNKER करके लिखता था। वो 8 का नंबर, वो टोटल 8 बनाती थी। नतीजा क्या हुआ, अगर कॉलेज में पढ़ते थे हम, मत्स्य यूनियन के मिनिस्टरों से दोस्ती थी। हम चाहते तो चाहे जब 45 रुपए के ना तहसीलदार बन चुकी होती, चाहे जब, तो वो वहाँ नहीं नौकरी नहीं पाई। मेवाड़ फोर्स की छोड़ दी हमने, मध्य प्रदेश अपने आप सरक गई, आगे जा करके फिर ये 80 रुपए की नौकरी मिली। ये ओम शंकर, तब उसने मुझको जब कहा, तब मैंने देखा, हमने कहा जिंदगी भर तो यार सैटर्न बनाते रहे हैं। तब मैंने KAR किया आपने। अच्छा, स्पेलिंग बदल दी। ओम शंकर खरे को मैंने छोड़ भी था तो वो नंबर 8 नहीं बनता था। और फिर असर मैंने टाइटल अपने लिए, हाँ, वैसे उसकी बुंदेली करके लिखते थे, ओम शंकर बुंदेली करके। अच्छा। कई अखबारों में रूस वाले लोगों से बहुत बड़ी बातें हैं हमारे जीवन में। एम्बेसडर से ये तय हुआ कि पहला अध्यापक नाम की किताब जो है, नॉवेल छोटी सी, उस पर इंडिया में फिल्म बनाई जाए। तो वो सारा काम लेखन मेरे पास आया, सारा लेखन आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो उसमें जरूरत पड़ी, हमने कहा यार ये तो, तब हमने ए से असर जोड़ा, तो हमारा राइटिंग का नाम ओम शंकर असर है। अच्छा, हर किताब में ये नंबर 10 पे आ गया। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ मेरी क्या है असली, 1 सितंबर 29। तो 1 नंबर का मैं आदमी हूँ। नंबर 1 सूर्य का, तो उसका वो सारी जिंदगी बदल गई यार। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी की वजह से आपने अपना ये असर, ये न्यूमरोलॉजी की वजह से। और मैं बता दे दूं कि मैं कितने लोगों को मैंने ऐसे नाम सुधार दिए, देके उनको दे दी। कहते कही क्या तुम अपने जहर की पुड़िया अपनी जेब में रखे हो, खुल गई हो, हाथ डाला तो चाट लिया तुमने तो मर जाओगे। अच्छा साहब, अभी हाल में ही आपको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला, हमारे दर्शकों को बताइए वो किस संदर्भ में रहा? यार ये असल में क्या है कि अब किसी बड़े सितारे को क्या सम्मान आप देती हैं, वो तो ऑलरेडी अपनी जगह चमकता है जी। तो हुआ ये कि देखिए मैंने इनामें तो कब से बट रही हैं, बढ़ती रहेंगी, कब से बट रही है। जी, जी। मैंने कभी अपनी किताब को समझे था इनाम की लोग नेवर भाई। जो उसूल मुझको बाबू ने दिया था कि जब अगर तुमसे कोई, जब तो जो कोई तुमसे कहे आके उसके लिए सर लिखना। समझे साहब,
तो हमने कहा कि ये मैं नहीं करता इस काम को। वो किताब अपने आप, एक और मुरलीधर और मंदिर है, हाँ, जब ये किताब छप गई, छपने चली गई, छप गई, तो मैं वहाँ दरवाजे पे मैं खड़े होकर बोलने का, सरकार आपने हमें अकल दी थी, हमने वो किताब लिख दी, अब ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ये ग्रंथ छपेगा कि नहीं छपेगा, इससे मेरे से कोई मतलब नहीं, मुझको कोई लेना देना नहीं इसका। आप जानिए, आपका काम जाने, आप ये तमाम पेड़ों में करोड़ों पत्ते लगाते घूमते हैं, सब झरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो हमको इससे, तो वो अपने आप ये छापने वाले भारत सरकार के आए, ले गए, सब कर गए, वरना ये पूरा ग्रंथ इतना बड़ा हाथ का लिखा, होली में हम धरने वाले थे। तो हाँ, देखो जिंदगी में यार मैं अपने ढंग से जीने वाला हूँ, क्योंकि जब आप मेरा जो मैं चाहता था वो नहीं दिया, तो फिर कोई थाली मेरे लिए नहीं है, बस। तो ये मेरे राइटिंग में भी ये बोलेगा, गजल भी यही बोलेगी आपको, एक ऊंचे दर्जे की फक्कड़पन। तो ये नाम हमारा उसी, मैंने बहुतों के, सैकड़ों लोगों का मैंने नाम ठीक कर दिए, उनको मैंने, कोटेली वाले नहीं कर सकते हैं ये काम, ये दो जिन्होंने अध्ययन किया है और आपने चूंकि किया नहीं, नहीं, ये काम अपने से। आजकल जो यहाँ काल चक्र आता है जी, वो इसी न्यूमरोलॉजी से बात करता है जी, नंबर देता है, ये रंग आपका, ये डेट आपकी, तो वो ये वहां से शुरू हुई। अच्छा, अब देखिए, जहाँ तक इनाम की बात आपने की, तो मेरे कुंडली में ये है, देखिए, कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होंगी, उंगलियों पे गिनने वाली होंगी, मैं ज्यादा लोगों का दोस्त नहीं। अगर मैं कोई चाहूँ तो कोई 10 आदमी मेरे पीछे खड़े होने वाले शायद नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल तन्हा अकेला एकाकी आदमी हूँ मैं। ये है, हम बनाते ही नहीं दोस्त, बनते ही नहीं दोस्त हमारे, हमें अपने काम में हम लगे रहते हैं कि अपना कर दिया पूरा। तो वो ये चीज जो है, यही हमारे लिटरेचर में, यही हमारी गजल में, ये जो इंडिविजुअलिटी है, वो अगर मौका लगे तो पढ़ना। वो हमारे ऊपर कई लिखी, लेकिन बहुत रिलायबली रेयर आदमी ने लिखी, और अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिथारिया ने, पुनीत जी ने, पुनीत ने लिखा यार, तो वो इसलिए लिखा, तो मैंने उसको थैंक किया, हमने कहा यार बहुत दिनों के बाद हमने ये कलम पढ़ने को मिली है, तो मैंने वाकई मेहनत की। तो वो ये इनाम का दिन, अलवर में विनय मिश्रा नाम का एक पोइट है, शायर, बड़ा प्रोफेसर है वो, तो बड़े महाविद्यालय में, वो हमारा मुलाकात ही हो गया, मिले नहीं, कई साल हो गए, टेलीफोन पर बातचीत आती है, गजलों का आदान प्रदान इसी पर होता है। उसको मालूम था, उसने कहा कि खैर साहब आपने इतनी मेहनत की, और ये कोई आपको इसका पुशअप करने वाला नहीं। हमने कहा कि पुशअप क्या करेगा कोई, हमने कहा ही नहीं किसी से कि मैं पुशअप करूँ, हम खुद चल। तो उसने इसको तैयार करा के और फिर यहाँ खबर आई यूनिवर्सिटी में। हम यूनिवर्सिटी कभी गई नहीं बरसों से, क्योंकि क्या मतलब, तरह तरह के वाइस चांसलर आए चले गए, टीचर आए चले गए, क्या लेना देना हमको। यहाँ पर भी खबर जब पहुंची तो फिर उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास भेजा था, नाम हम बहुत भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वो भेजा, तो बोले वो आपकी गजलें पढ़ना चाहते हैं। तो हमने इतने अखबार उनको रखे थे, गड्डी जिसमें गजलें छपी थी, हमने कहा भैया ले जाओ, उनसे कहना पढ़ लो और जो कर लो। उन्होंने पढ़ ली, छांट ली, 200 कितनी गज प्रीफेस लिख लिया, और लिख करके कहीं बात भी कर ली कि वो अब छापना अपने का चक्कर, तो वो कर दी, तो वो शायद कागज गया होगा जिसपे आपको मतलब गवर्नमेंट। हाँ, तो वो
हमको तो बहुत बाद में पता लगा, अभी कुछ दिन पहले वहां से खबर आई कि साहित्य भूषण जी। अब इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, कोई नहीं। तो ये बंद हो जाए तो बताएंगे हम आपको कि यार किस आदमी को किस थाली में खिला रहे हो, किस कुर्सी पे बैठा रहे हो, इतना तो सोचो। समझिए सर, ये रिफ्यूज न कर दे कहीं। अच्छा सर साहब, आप की मूछ और आपकी कैप आपकी खास पहचान है। हाँ, ये कैप तो हमारी इसलिए कि मिलिट्री कैप में लगाता था, टी शर्ट के साथ, और ये ड्रेस में था, ये एम्बलम रहता था। एक साल में बराबर यूपी गवर्नमेंट के ट्रेनिंग कैंप में एरोड्रोम बिल्डिंग। कैप की आदत है आपको? हाँ, वो ये आदत है मेरी लगाने की। ये और बाबा मूछा रखते थे, पिताजी मूछा रखते थे, तो मैंने भी पहले ऐसे ही रखता था, सलवार टाइप। मैंने कहा ये तो ई बिलबोरिया स्टाइल है फिल्म का। तो मैंने दूसरे ढंग से बना दिया उसको अपने। तो ये असल में ये अब कितना बड़ा जखीरा है, 3 किताबें छप चुकी हैं आपकी जी। किस नाम से छपी हैं? झांसी क्रांति की काशी जी, ये तो 1300 पन्ने के करीब हुई है। महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी झांसी, ये इतनी मोटी है, मैगजीन स्टाइल में है। जी, जी। और महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ऑफ बानपुर, जी जी जी, ये पूरी किताब है, पूरी किताब। जी। तो ये 3 उनकी पूरी बानपुर की, कोई किताब नहीं थी बानपुर पर, वो मेरी किताब है। साहब आने वाले कलों में भी कोई और नई पुस्तक हम पढ़ पाएंगे? हाँ, 2 एक कहानी और, फिर महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके खानदानियत के बारे में पूरे लेख, दामोदर राव के बारे में पूरे लेख, उनके पिता मोरपंत तांबे के बारे में पूरे लेख, ये ये सारी किताबें, सारी चीजें मराठा कालीन झांसी किताब कंपोज हो करके, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हेड थे डॉक्टर BL भदानी। अच्छा, भदानी ले गए थे छापने को, लेकिन वो किसी तरह से छाप नहीं सके, तो वो किताब पूरी की पूरी 10,000 रुपये उन्होंने खर्च भी कर चुके थे टाइप उसमें। तो वो किसी ने उनको दे करके, और लखीमपुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर ने वो किताब मंगा ली है। अब वो अपना जैसे कोरोना फरोना वाले तो कारखाना चले हुए, तो वो किताब छाप लेंगे। एक गजल संग्रह मंगाया था आबशार के नाम से छपने वाला। अच्छा। वो बलिया वाले, उनका पैसे ही खत्म हो गए। अच्छा। अब वो 10 लाख 20 लाख का कारखाना कौन खोलेगा। इसी तरीके से बम्बई के बहुत मशहूर राइटर थे, वो आए, दोस्त हो गए, उन्होंने गजल मंगाई थी, तो एक सेट उनको हमने तैयार करके वो छाप रहे थे, लेकिन वो छाप छूप नहीं रहे। और अब एक गजल की किताब इन्होंने पुलिस जी ने दिल्ली में डाल दी है हमेशा, उसका हेडिंग वेडिंग सब तैयार हो गया। प्रकाशक को बुलवाया था उन्होंने कि भाई पहले खरे साहब से तो मिल लो, तब किताब छापना। तो वो मिलने आया था हमारे पास। अच्छा। तो बहुत प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ, और बोले हम और दूसरी किताब, एक इतनी मोटी किताब और तैयार है, टाइप रखी है। अच्छा। झांसी के ऊपर। तो वो हमने दी नहीं किसी को, और फिर ट्रांसफर में भैया ने कहाँ रख दी, क्या किया। तो अच्छा साहब, आपके लेखन के अलावा और भी शौक है, चित्रकला से जुड़ा हुआ भी है, वो भी उल्लेख आप संक्षिप्त में बताइए। भाई ये साइंस ट्रेकिंग है। सन 42 जी, हमारे अंकल बाबू सरफी लाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA में कई साल पढ़े, लेकिन BA पास नहीं कर सकी। सोचिए, झांसी लौट आए तो कुछ विकसित सी हो गई थी, वो खामोश रहने वाली वगैरह। वो इंग्लैंड से और उसकी इतनी बड़ी मैगजीनें मंगाती थी, ये समझिए। उनकी लिखी किताबें हमारे पास आज भी मौजूद है। इतने अच्छे से पेंसिल पर अकबर द ग्रेट मुगल की किताब गुदी पड़ी है। अच्छा। हाँ भाई, बस क्या बताएं आपसे, कैसे कैसे लोग हो गए।
तो वो मैगजीनें मंगाते थे, वो रद्दी के लिए पढ़ लेते थे, तो उसमें पेंटिंग्स होती थी जी। तो वो हम काट लेती थी आप? काट के अच्छा अच्छा। और एक जगह एल्बम में सब? अरे हाँ, एल्बम कबाड़ी के यहाँ से दो आने में खरीद लाए थे, वो अब भी पड़ी है, उसमें चिपका लेते थे। एक बात, हमको जो ट्यूशन पढ़ाते थे मास्टर सज्जन लाल सक्सेना थे जी। वो शिवपुरी के सरस्वती पाठशाला में ड्राइंग मास्टर थे। अच्छा अच्छा। बाद में डेथ हो गई, मोहल्ले में रहते थे, बहुत अच्छे पेंटर थे वो। तो वो हमको ड्राइंग नहीं पढ़ाते थे, वो स्वयं में पेंटर थे वो, और लेकिन ट्यूशन करते थे। तो वो ट्यूशन करते थे तो हमको बोलते, उन्होंने हमारे बाबा की पोर्ट्रेट बनाई थी। अच्छा। वो बैठक में लगी रहती थी, इतना जानते थे। लेकिन हम अपने से वो जो पेंटिंग्स, पिकासो फलाना, बहुत बड़े बड़े टॉप आदमी हैं, कोई लौंडा उन पेंटिंग्स को नहीं देखता था। हमारे क्लास फेलो वगैरह थे तो वो रामचंद्र जी का बस मुकोटो को लगा के पेस्टल पेपर से रंग के ये ड्राइंग होती थी हमारे जमाने की। तो वो फिर मैं देखता था उनको, लेकिन पेंटिंग करता नहीं था। अच्छा। इसके बाद इलाहाबाद जब मैं गया, जब सर्विस में आ गया था, तो एग्जीबिशन हो रही थी, नवंबर का टाइम था, मैं इलाहाबाद में हेडक्वार्टर था मेरा, तो एग्जीबिशन देखने गया तो एक लड़का स्टॉल लगाए, इसके इतने बड़े पुट्ठों के दफ्ती पर रंग की टिक्कियाँ चिपकाए बेच रहा था, और जो कोई कहे तो उसका स्केच बना देता था। तो वो मैंने उससे वो रंग खरीद लिए थे, ब्रश भी दिए थे उसने। तो वो मैंने वहाँ से मैंने बांदा में फिर काफ़ी शुरू कर दिया था पेंटिंग का, और तमाम इकट्ठी कर ली थी पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। और फिर पढ़ना भी आगरा कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पेंटिंग का बहुत डिपार्टमेंट था। तो मैं अपने हिंदी डिपार्टमेंट वगैरह के छोड़ के, और जो एक दो लड़के जो हिंदी भी पढ़ने आते थे, पेंटिंग भी लिए थे, उनके साथ में चला जाता था। तो वो उनसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़ाते थे। एक साल कितना ट्रेजिक बात उस हेड ने हमको बताई, हम भूल ही नहीं रहे। तो वो हमारे पेंटिंग के प्रेम से बहुत खुश होता था। अच्छा। बोले भाई, एक दिन हमसे बोले कि खरे, हमने कहा सर, बोले यार हम एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं कि हमारी वाइफ की डेथ हो गई है, बाहर वो सब लोग ले जा रहे हैं, अब मैं मकान की कुंडी लगा के ताला लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अपनी फीलिंग को शेयर उसने हमको तमाम वॉल्यूम किताबें थी ओल्ड पेंटिंग्स की निकाल के दिखाता था वो। अच्छा। एडल, और बोले तुम देखो इसको। मैंने भी बहुत इकट्ठी की है, मेरे पास तमाम ओल्ड पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, राजस्थानी पेंटिंग्स हैं, बंगाल की पेंटिंग्स हैं, यहाँ तक कि यहाँ चतौरी की पेंटिंग भी हम अपने रखे हुए। तो ये शौक मुझको आगरा कॉलेज से बचपन से घर से लगा था। लेकिन मैं पेंटिंग अपने लिए करता था सिर्फ, अपने शौक के लिए। और ये नहीं कि मैं कई दिन पेंटे, ज़्यादा से ज़्यादा ये बब्बू पैदा हो गए थे। यानी आपके बेटे? हाँ जी। तो हम आए बैठे, तो जब ये छोटे बड़े हो गए थे तो तब वो रंग वंग आ गया था, तो हम ऐसे ऐसे करके रंग में भिगो के और जंगली जानवर बनाते, तो ये बड़े खुश होते थे लोग। पेंटिंग आज भी शायद सुरक्षित है वो अभी हमारे रिकॉर्ड में। इसके बाद मैंने पेंटिंग, मैंने कहा सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, मैंने कहा कि इसका कोई गुरु हमने नहीं बनाया पेंटिंग का। फिर मैंने पिकासो को अपना गुरु बनाया। अच्छा अच्छा। कभी उसको चिट्ठी लिखी, फ्रांस में वो जिंदा था उस वक्त था, लेकिन मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन उसकी चीज़ों को देखा। उसकी वाइफ ने उसकी लाइफ लिखी थी, 100 दफ़े हमने उस किताब को पढ़ा, और उसमें से हमने निकाल लिया उसका अपने लिए लेक्चर। एक बात आप पकड़िए, क्योंकि मैं बहुत कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। लोग बात ब्रश से पेंटिंग करते हैं, मोटा भी काम को मोटा करना हुआ तो मोटा ब्रश, 0 ब्रश, 1 नंबर का ब्रश, 2 नंबर का ब्रश, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का ब्रश, तो जैसा होता रहता है। हमने कहा कि यार ये काम ठीक नहीं है साहब,
तो एक पत्ती हमारे पास पड़ी थी, इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी। जी जी। तो उसको हमने घिस करके तिकोना ऐसा कर लिया। अच्छा। और कम से कम 200-300 दफे उसको सिल्क पर अच्छा रगड़ा हमने, चिकना कर लिया। तो हमने कहा कि हम एक ही ब्रश उसी वही पत्ती से हम मोटा काम, पतला काम, सब काम करेंगे। तो मल्टीपर्पज ब्रश, बस वो इतनी बड़ी है, वो रखी है। जब सुबह से मास्टर ने अपनी थीसिस लिखी तो मैं उसमें बहुत शामिल हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर बहुत उसमें है। अच्छा। तो वो मेरी पत्ती की कॉपी उन्होंने उसमें लगाई हुई है। अच्छा, उसका फोटो लगाया है? जी। अच्छा, उसकी वो ऐसे ले गए थे खींच करके, और वो छपाई है। तो वो पत्ती भैया ने अभी पड़ी होगी। तो उसी से मैं जो कुछ मुझे करना पड़ता था, तो उसका इफेक्ट यार जो बनता था वो ब्रश बनाया ही नहीं सकता। अच्छा साहब, हमारा जो बंजारा बीट्स चैनल है, हाँ, वो एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप एक बुजुर्ग होने के नाते हमारे युवा पीढ़ी को कुछ संदेश दें। देखिए, युवा पीढ़ी को संदेश देना ये है कि हर एक आदमी को कोई खास काम पैदा करने के लिए भेजा गया है। कोई खास काम पैदा, अपने पेट भरने के लिए ये जॉब हर एक को नहीं दी जाती। अगर हमें रोड बनाना है तो जमीन का काम करने वाला इंजीनियर ही करेगा। तो डिफरेंट लोगों को वो अपने आप सेंस और होशियारी और वो प्रिसीजन ऊपर से मिलता है। देखिए हम लोग साहब, ऊपर से मिलता है वो, तो वो उसी का फिर अगर वो इस्तेमाल करके वो काम करने लगता है। वैसे हर एक के लिए हर एक काम है ही नहीं। तो यंग मैन हमारे ये कि वो मेरे ख्याल से आमतौर पर 90% लोगों के लिए ये है कि जो कुछ उनका टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक, वो नहीं जानते कि टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ी जाए। मैं अगर आप कहें तो मैं वो भी बता दूं उसका तरीका कि पढ़ने का क्या है। और जो पढ़ करके लोग शौक पे निकलते हैं उनका ये रास्ता है, ये हर एक का रास्ता नहीं है। किताब देखिए आप, पहला काम उसका हेडिंग पढ़िए, दूसरा काम देखिए कि इसका राइटर कौन है, तीसरी बात ये देखिए कि इसमें कौन सा एडिशन है ये, इसके बाद ये किसने छापी है, और फिर अंदर आएंगे तो कितने पेज हैं इसमें, और प्रीफेस इसमें किसमें क्या लिखा है, क्यों ये प्रीफेस लिखा गया है कि आप इस किताब को पढ़िए। इसके बाद उसके कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को आप हिसाब से पूरी ध्यान से पढ़ के अपने यहाँ कंप्यूटराइज कीजिए। जो लोग ये काम करते हैं वही जिलाधिकारी की जॉब कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। सैकड़ों, कम से कम 50 डिपार्टमेंट है उसके पास, डीएम के पास, और 50 को कंट्रोल करना और 50 की बातें जानना और 50 तरह से जानना और 50, तो ये यहाँ से ये काम शुरू होता है। अगर वो एक काम को तैयारी कर लें और शुरू से आखिर तक की बात जान लें तब भी उसी इंटेलिजेंस से वो दुनिया का, तो हर एक विद्यार्थी को कम से कम ये जानना चाहिए कि आखिर ये हम कर क्या रहे हैं, लक्ष्य होना चाहिए और क्यों कर रहे हैं। लक्ष्य पूर्ति का तो भाई चक्कर ये है कि अगर भाग्य में लिखा के लाए हैं वो, और ग्रह दशा ठीक है, नंबर ठीक है, इंटेलिजेंस ठीक है, और कोई अगर डिस्टर्बेंस नहीं आता है, क्योंकि ये कंट्रोल हर एक, ये कहाँ से कौन कंट्रोल हो रहा है ये नहीं जानते हैं आप। यहाँ की बत्ती जल रही लेकिन भोपाल की बंद हो गई 7 दिन को, तो ये तमाम ये इंटर कनेक्शन है असल में। तो इसको समझना में नहीं, वेदों में कहा गया है कि इसको समझने की कोशिश मत कीजिए, नेति नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसका इंग्रेडिएंट्स राई से पत्ती तक जान लीजिए। तो मैं पेंटिंग के बारे में ये जानने की मैंने कोशिश की कि देखो हम 10 ब्रश नहीं रखेंगे, हम रंग अपने खुद बनाएंगे।
नाम बाजार से खरीदेंगे, नाम कागज लाएंगे, इनविटेशन कार्ड आप हमें भेजते हैं, उसका पीछे का बहुत अच्छा कागज होता है, डू इट, हमारी तमाम पेशेंट्स उसी पे है। तो और अचानक फिर इतनी ब्रेन अपने को तैयार कर लेता है कि कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन किस कर्व पे जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप साइकिल चलाने में थोड़ी देर तुमको पैडल पकड़ा जाएगा, बाकी तो अपने आप हैंडल समझ लेंगे आप। यही आर्ट का काम है, ये पेंटिंग का काम। तो विद्यार्थियों को ये दे शुड बी वेरी थॉरो अबाउट इट, ये है वैसा। तो ये थे ओम शंकर असर जी, जो अपने दिल की, अपने मन की सारी बातें आज बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। असर साहब, बातचीत करने के लिए बंजारा बीट से नहीं, आपका धन्यवाद, आपने टाइम दिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।